हेलो एवरीवन, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सर्च वारंट, जिसमें हमने जाना था कि सर्च वारंट कैसे इशू किया जा सकता है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इसका पार्ट सी था, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। मतलब इसके कुछ जनरल प्रोविजन है जो हमें सी पार्ट में मिलेंगे। इसके 4 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था समन्स टू प्रोड्यूस, मतलब कि किसी पर्सन को समन किया जाता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके कोई भी डॉक्यूमेंट और जो अदर थिंग है। और उसके बाद हमने बी पार्ट में जाना था सर्च वारंट से रिलेटेड। और इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हम जानेंगे जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। और जो उसका डी पार्ट है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डी पार्ट में मिसलेनियस के बारे में बात की गई है, उसमें सब कुछ इसमें आ जाएगा। उसका सी और डी पार्ट हम इसी वीडियो में जानेंगे। सी पार्ट है, इसमें सेक्शन 99 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 99 क्या कहता है? डायरेक्शन एफेक्ट ऑफ सर्च वारंट्स। मतलब कि इसमें डायरेक्शन दी जाती है सर्च वारंट से रिलेटेड कि किस तरह से सर्च वारंट इशू किया जाएगा। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 एंड 79 so far as may be shall so far as may be। मतलब कि इसमें जो ये हमने प्रोविजन जो पढ़े थे इस सीआरपीसी के सेक्शन जो हमने पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियोस में, जो 38 था और जो 70 था, 72 था, जो 38 था उसमें क्या बात की गई थी कि कोई भी पर्सन एड कर सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर और जो मजिस्ट्रेट है। 38 में ये बात की गई थी। और उसी तरह से सर्च वारंट में भी ये प्लस का सेक्शन इसमें एक 70 है। 70 सेक्शन में क्या बात की गई थी कि वारंट को कैसे इशू किया जाना है, इसका क्या फॉर्म होता है। सेक्शन 70 में ये बात की गई थी कि इसका क्या ड्यूरेशन होता है अरेस्ट वारंट का। ये अरेस्ट वारंट से रिलेटेड है जो इसमें प्रोविजन बताए गए हैं सेक्शन 38, 70, 72, 74, 78, 77 एंड सेक्शन 79। ये अरेस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है। और जो इसमें सर्च वारंट इशू किया जाता है तो इसी के परफॉर्मा मतलब कि सेम उसी तरह से सर्च वारंट इशू किया जाएगा जैसे कि सेक्शन 93, 94, 95 और 97 में सर्च वारंट से रिलेटेड बात की गई है। जैसे कि हमने 77, 78 में किसी आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द लोकल जुडिक्शन अगर किसी को अरेस्ट वारंट किया जाता है तो उसी तरह से सर्च वारंट भी आउटसाइड द जुडिक्शन किया जा सकता है सर्च वारंट। तो इसमें ऐसे ही अप्लाई होंगे जैसे मतलब कि अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स। तो सभी सर्च वारंट उसी तरह से अप्लाई होंगे जिस तरह से जो हमने ये ऊपर सेक्शन पढ़े हैं सीआरपीसी के जो अरेस्ट वारंट से रिलेटेड होते हैं। सेक्शन 99 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 100 पर आते हैं। सेक्शन 100 क्या बात करता है? सेक्शन 100 बताता है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। मतलब कि कोई क्लोज्ड प्लेस है जहां पर सर्च करना है किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वो कैसे करेगा। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, whenever any person liable to search or inspection under this chapter is closed। जब भी किसी पर्सन को सर्च करनी है, कोई इंस्पेक्शन करनी है किसी क्लोज्ड प्लेस पर इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर में बताया कि उसको किसी प्लेस पर जाकर सर्च करना है और वो प्लेस क्लोज्ड है, तो क्या होगा? एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस। अगर जो उस प्लेस का जो क्लोज्ड प्लेस है उसका कोई इंचार्ज होगा या फिर जो वहां पर रिजाइड कर रहा है, जो रह रहा है, शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट। अगर जो ऑफिसर है और जो अदर पर्सन है वो डिमांड करता है कि उसको वारंट एग्जीक्यूट कराना है वहां पर, एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द वारंट, जो कि प्रोड्यूस कर सके एज अ वारंट, जो भी वहां पर कोई चीज मिलती है प्रोडक्शन के लिए, अलाउ हिम फ्री इंग्रेस देयर टू। तो जो वो पर्सन है वो जो इंचार्ज है क्लोज प्लेस का और जो वहां पर रिजाइड कर रहा है वो उसको अलाउ कर देगा, उसको प्रवेश करने के लिए बोल देगा कि आप वहां पर, इंग्रेस का मतलब होता है उसको एंट्री देना, मतलब कि उस पर्सन को अलाउ कर देगा कि आप उस क्लोज प्लेस को ओपन करके वहां पर सर्च कर सकते हैं। एंड अफर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर सर्च देयरिन। और उसमें जो रीजनेबल फैसिलिटीज उसको प्रोवाइड करेगा, जो भी रीजनेबली उसको सर्च करने में हेल्प मिले। तो ये सेक्शन 100 के क्लोज फर्स्ट में ये बात की गई है। जो इसका क्लोज 2 है उसमें बताया है कि टू इंग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड। अगर कोई पर्सन जो क्लोज प्लेस का जो रिजाइडिंग कर रहा है वहां पे, जो इंचार्ज है क्लोज प्लेस का, अगर वो उसको अलाउ नहीं करता है, मतलब कि उसको ऑब्टेन नहीं करता ऑर्डर को, तो द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, तो जो ऑफिसर है और जो अदर पर्सन है जिसको एग्जीक्यूट कराना है वारंट, वो क्या करेगा? इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन सब क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 47। जो हमने 47 के क्लोज 2 में पढ़ा था कि वो किसी प्लेस पर अगर कोई क्लोज्ड प्लेस है वहां पर वो एंट्री करना चाहता है तो वो किसी विंडो को, किसी डोर को या वॉल को तोड़कर अंदर जा सकते हैं उस प्लेस को सर्च करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पर ये क्लोज 2 में जो सेक्शन 47 है क्लोज 2 है उसको अप्लाई करेगा। कि कब करेगा? जब वो पर्सन उसको अलाउ नहीं करता है, उसको उसके अंदर उसको एंट्री नहीं देता है कोई पर्सन जो क्लोज प्लेस है, तब जाकर उसके पास ये अदर पावर है कि वो उसको यूज कर सकता है अंडर सेक्शन 47 क्लोज 2 में।
सेक्शन 100 के क्लोज 2 में सिर्फ यही बात की गई थी। अब इसका क्लोज 3 क्या बात करते हैं हम, वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग अबाउट दिस पर्सन एनी आर्टिकल फॉर विच सर्च शुड बी मेड। अगर किसी पर्सन को, जो ऑफिसर है वो एग्जीक्यूट करा रहे हैं सर्च वारंट, अगर उसको ये लगता है कि किसी पर्सन के पास या वो सस्पेक्ट होता है कि किसी पर्सन के पास किसी प्लेस पर या उसके पास ही उसी के कपड़ों में या फिर उसके उसने कहीं पर छिपा के रखी हुई है कोई चीज़, कोई आर्टिकल, तो उसके पास ये राइट है, उस जो ऑफिसर है वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट करा रहा है, जो उसके पास ये राइट है कि वो जो सस्पेक्टेड आर्टिकल है उसको वो सर्च करे उसके पास से। सर्च पर्सन में बी सर्च्ड, और वो पर्सन वहां पर सर्च करेगा इफ द पर्सन इज वुमेन। अगर जो वो पर्सन है वो एक वुमेन है तो वुमेन के पास जो वो सर्च करेगा, जो एज अ सर्च वारंट जो उसको दिया गया उसके अगेंस्ट, तो वो सर्च कैसे करेगा, वो सर्च करेगा इट द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर वुमेन। तो वो सर्च कौन करेगी, अनदर वुमेन, जो अनदर वुमेन ऑफिसर होगी या कोई पर्सन होगा वो सर्च करेगी। कोई मैन उसको टच भी नहीं कर सकता उस वुमेन को, जो अगर उसको सर्च करनी है उसके पास से कोई भी चीज़, विद रेस्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। और वो किस रिगार्डिंग करेगा, किस रिगार्ड पे करेगा, डिसेंसी, मतलब उसके एक मोरालिटी के बेस पर उसकी सर्च करेगा। कौन करेगा, एक वुमेन या ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन, किसी वुमेन के पास से कोई भी आर्टिकल सर्च करना है या फिर उसके प्लेस से कोई सर्च करना है, तो वो एक डिसेंसी के अंडर ही सर्च करेगी वो वुमेन। सेक्शन 100 का क्लोज 3 था। अब हम आते हैं सेक्शन 100 के क्लोज 4 में। क्लोज 4 में बात की गई बिफोर मेकिंग ए सर्च अंडर दिस चैप्टर, मतलब कि उसको सर्च करने से पहले इस चैप्टर के अंडर में सर्च करने से पहले क्या करना होगा, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। तो जो ऑफिसर है, जो अदर पर्सन है, उसको एग्जीक्यूट कराना है सर्च वारंट, तो वो सबसे पहले वहां के लोकेलिटी में रहने वाले 2 और मोर, 2 से ज्यादा इनहेबिटेंट्स को, जो वहां पर रह रहे हैं, कौन, इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल पर्सन्स को, जो इनहेबिटेंट है ऑफ द लोकेलिटी, तो उनको वहां पर बुलाएगा। ठीक है, किस लिए बुलाएगा, उस सर्च, जो सर्च की जा रही है उसको देखे कि वहां से क्या क्या वहां पर उसको क्या क्या आर्टिकल मिले हैं जो सर्च वारंट इशू किए गए थे। इन विच द प्लेस टू बी सर्च इज सिचुएट और ऑफ एनी अदर लोकेलिटी इफ नो सच इनहेबिटेंट। तो वहां पर वो 2 और मोर पर्सन मौजूद होंगे सर्च के दौरान, और अगर वहां पर कोई इनहेबिटेंट मौजूद नहीं है उस लोकेलिटी में, तो इज अवेलेबल और विलिंग टू बी विटनेस टू बी सर्च्ड, और उसको विटनेस बनाने के लिए विलिंग है उसमें कोई ऑफिसर, लेकिन वहां पर वो हैबिटेंट्स मौजूद नहीं है, तो क्या करेगी जो ऑफिसर है, वो जो पर्सन है अदर, वो एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करेंगे, टू अटेंड एंड विटनेस। तो वो ऑर्डर दे सकते हैं अटेंड एंड विटनेस एज अ द सर्च एंड में इशू एन ऑर्डर इन राइटिंग। तो वो ऑर्डर दे सकते हैं इन राइटिंग टू दैम और एनी ऑफ दैम सो टू डू। तो वो ऑर्डर देंगे किसी भी पर्सन को जो उस लोकेलिटी में 2 और मोर पर्सन रह रहे हैं, इनहेबिटेंट्स, और जो वो रिस्पेक्टेबल है और क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट को वो बना सकते हैं बाय ऑर्डर इन राइटिंग। तो क्लोज 5 में आते हैं। क्लोज 5 में बात की गई है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस। जो सर्च है वो उनके प्रेजेंस में होगी, एंड अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स ऑफ सच सर्च। जैसे कि क्लोज 4 में बताया है 2 हैबिटेंट होंगे, 2 और मोर, तो वहां पर वो मौजूद होंगे, उनके सामने ही वो सर्च की जाएगी, और जो वहां पर वो थिंग्स मिले हैं, ठीक है, इन कोर्स ऑफ सर्च, उस प्लेस पर जो वो थिंग्स मिले हैं उनकी वो लिस्ट प्रिपेयर करेगी, इन विच दे आर रिस्पेक्टिवली फाउंड शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच ऑफिसर और अदर पर्सन साइंड बाय सच विटनेस। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद जो विटनेस है, जो इनहेबिटेंट से 2 और मोर, उनके साइन लेगी उस जो लिस्ट पर है, ठीक है, उनको मतलब कि एक किस्म से जो वहां पर वो चीजें मिली, आर्टिकल्स मिले हैं सर्च वारंट के अंडर, जो भी वहां पर सर्चिंग की गई थी उस प्लेस पर, उसके बाद वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद जो विटनेस थे वहां पर उस लोकेलिटी के, उनके साइन लिए जाएंगे उस लिस्ट पर। बट नो पर्सन विटनेसिंग ए सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट। अगर वो जो विटनेस है वो वहां पर नहीं है, विटनेसिंग ए सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट एज ए विटनेस ऑफ सर्च अनलेस स्पेशली समन्ड बाय इट। जिन पर्सन को एज ए विटनेस वहां पर जो सर्च की जा रही है उसके दौरान जो 2 और मोर विटनेस लिए गए थे, उनको कोर्ट में प्रेजेंट होने की कोई नीड नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट उनको समन करती है, कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोलती है, तो उनको फिर
तब जाकर उनको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। तब तक उनको कोई प्रेजेंट होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट हो। जब तक कोर्ट का कोई संबंध नहीं आ जाता तब तक वो प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लोज 5 में सिर्फ यही था। अब तो क्लोज 6, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च्ड और सम पर्सन इन हिज बिहाफ। जो ऑक्यूपेंट थे, उस जो सर्च प्लेस के थे, उस लोकेलिटी के थे ऑक्यूपेंट, और सम पर्सन इन हिज बिहाफ, और जो उसके बिहाफ पे पर्सन थे, शैल इन एवरी इंस्टांस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च। तो वो परमिट किए जाते हैं कि वो सर्च के दौरान अटेंड हो। एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड, जो कॉपी जो लिस्ट बनाई थी, जो थिंग्स वहाँ पर बरामद किए गए थे, जो अटैच किए गए थे, वो जो लिस्ट बनाई जाती है, प्रिपेयर किए जाते बाय द ऑफिसर, जो अदर पर्सन है जो एग्जीक्यूट करा रहा है वारंट, जो वारंट एग्जीक्यूट करा रहा था, वो लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद उनके साइन लेंगे विटनेस के, और वो डिलीवर करेंगे जो उसकी कॉपी होती है, जो लिस्ट की कॉपी होती है वो डिलीवर कर देगी टू ऑक्यूपेंट और पर्सन, जो वो पर्सन था उस बिहाफ के पे आया था। तो उस ऑक्यूपेंट को और जो पर्सन है उसको वो जो लिस्ट प्रिपेयर की गई थी बाय द ऑफिसर, जो अदर पर्सन है, वो उस पर्सन को उसकी कॉपी देगी। ये क्लोज 6 था। क्लोज 7 में व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, जब किसी पर्सन की सर्चिंग की जाती है अंडर सेक्शन 3, अगर जैसे हमने सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, सबसेक्शन 3 में क्या आता है, किसी पर्सन की किसी पर्सन के पास से कोई चीज बरामद की गई है, सर्च करना है उसके पास से कोई भी चीज, या फिर किसी वुमेन के पास से सर्च करना है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था ए लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। तो जो भी वहां से उसके पास से कोई भी चीज मिलती है तो उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी जो ऑफिसर है, ऑफिसर वो उसकी लिस्ट प्रिपेयर करेगा एज अ थिंग ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड, जो उसकी पोजेशन में था उसको वो लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद एंड कॉपी ऑफ देयर शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। तो उसकी जो वो कॉपी होती है लिस्ट की, उसको प्रिपेयर करने के बाद वो डिलीवर कर देगा उस पर्सन को जिसके पास से वो सर्च के दौरान वो चीजें मिली थी। 100 का क्लोज 8 है। क्लोज 8 में बात की गई है एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज, जो पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वो प्रेजेंट नहीं होता है और वो रिफ्यूज कर देता है और नेग्लेक्ट कर देता है टू अटेंड एंड विटनेस एज अ सर्च अंडर दिस सेक्शन। जैसे कि सर्च में बताया गया था कि वो सर्च के दौरान 2 और मोर जो वहाँ की लोकेलिटी में रह रहे हैं उनको सर्च के दौरान विटनेस बनाए, लेकिन वो कोई पर्सन अगर रिफ्यूज कर देता है उसमें विटनेस बनने से, तो when called upon to do or by an order in writing, और ऑर्डर इन राइटिंग में किसी ऑफिसर ने उनको कहा था कि वहां पर वो अटेंड हो और एज ए विटनेस वो बने उस सर्च के दौरान, अगर वो रिफ्यूज कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, तो शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तो वो एक ऑफेंस कमिट कर रहा है। क्या कमिट कर रहा है? अंडर सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी में जो बताया गया है, 187 में बताया गया है कि अगर कोई किसी पर्सन को, किसी पुलिस ऑफिसर में कोई असिस्ट नहीं करता है, कोई विटनेस बनने से ना कर देता है, तो वो अंडर सेक्शन 187 उसको पनिशमेंट दी जाएगी। क्या पनिशमेंट है? उसमें 6 मंथ तक की उसको पनिशमेंट दी जाएगी। वो आप आईपीसी के सेक्शन 187 में पढ़ सकते हैं। सेक्शन 100 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं सेक्शन 101। 101 में बात की गई है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुडिक्शन। कोई थिंग्स मतलब कि सर्च वारंट यूज किया जाता है लेकिन वो बियॉन्ड जुडिक्शन, आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट है, तो वो कैसे होगा? इसमें बात की गई व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड द सेम। सर्च वारंट इशू किया जा रहा है लोकल जुडिक्शन में जो वहाँ की मजिस्ट्रेट है, और वो आउटसाइड जुडिक्शन में है जो सर्च वारंट करना है, तो एज अ सेम वैसे ही होगा। एनी ऑफ थिंग फॉर विच सर्च इज मेड, तो जो वो थिंग है वो सर्च की जाएगी वहाँ पर, जो वहाँ का मजिस्ट्रेट होगा जिस जुडिक्शन में वारंट इशू कराना है, मतलब जिस जुडिक्शन में वारंट इशू कराना है वहाँ पर उस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो जो सर्च करे वहाँ पर वारंट जो इशू कराया उसने, जिस कोर्ट ने इशू कराया। और आर फाउंड सच थिंग, जो वहाँ पर चीज़ें मिलती है, जो थिंग्स मिलती है वहाँ पर टुगेदर विद द लिस्ट ऑफ द सेम प्रिपेयर्ड, तो उसी तरह से जैसे हमने सेक्शन 100 में पढ़ा था, लिस्ट प्रिपेयर की जाती है बाय द जो ऑफिसर होता है और जो अदर पर्सन है वो लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद वो कोर्ट के सामने इशू, जो जिसने वारंट इशू किए थे उसके सामने लिस्ट को दिया जाता है। अनलेस सच प्लेस इज नियर टू द मजिस्ट्रेट, अगर कोई जो मजिस्ट्रेट नियर में है तो उसकी जुडिक्शन में के पास में ही है, तो जो वो वहाँ पर लिस्ट प्रिपेयर की गई है उस लिस्ट को उस कोर्ट में दिया जाएगा जो नियर है मजिस्ट्रेट। देयर इन टू सच कोर्ट इन विच केस द लिस्ट एंड थिंग्स शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट, जो थिंग्स हैं और जो लिस्ट है वहाँ पर मिली थी वो बिफोर द मजिस्ट्रेट दिए जाएंगे।
बिफोर सच मजिस्ट्रेट, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाएगा। एंड अनलेस देयर बी गुड कॉज टू दी कॉन्ट्रेरी, वो गुड कॉज में देगा, मतलब कि अगर उसको सही लगता है तो वो उस चीज़ों को वहाँ पर लिस्ट को और जो वहाँ पर थिंग्स मिले हैं उसको वहाँ पर सेंड कर दिया जाएगा उस कोर्ट को जिसने वारंट इशू किए थे। सच मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर इशूइंग देम टू बी टेकन टू सच कोर्ट, और जो ऑथराइज किया गया है बाय ऑर्डर देम टू टेकन टू सच कोर्ट, तो उस कोर्ट को वो दे दिया जाएगा। 101 था। अब हम आते हैं 102। 102 में बात की गई है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सी सर्टेन प्रॉपर्टी। ये जो हमारा सी पार्ट था ये 100 सेक्शन 99 से लेकर सेक्शन 101 तक हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि रिलेटेड था जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्च। और अब हम आते हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में मिसलेनियस आता है, जो कि इसमें सेक्शन 102 से लेकर के 105 तक, सेक्शन 105 तक है इसमें, जो डी पार्ट में मिसलेनियस है। अब इसमें जाने के 102 में बात की गई पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सी सर्टेन प्रॉपर्टी, मतलब कि इसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी सीज कर सकता है जो भी सर्च वारंट के दौरान उसको मिलती है। जो इसमें फर्स्ट क्लोज है, फर्स्ट क्लोज में बात की गई एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी अलेज्ड और suspected to have been stolen or which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो प्रॉपर्टी मिली है और वो सस्पेक्टेड, मतलब कि उसको संदेह होता है कि वो जो वहां पर उसको प्रॉपर्टी मिली है वो एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर उसको लगता है कि जो वो प्रॉपर्टी है उस जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसको एज अ ऑफेंस कमिट करने के लिए किया गया था, तो वह उस प्रॉपर्टी को सीज कर देगा, उसको मतलब कि जब्त कर लेगा अपने पास उस प्रॉपर्टी को। और सेकंड क्लोज है इसमें सच ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर। और जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो वो सीज की गई थी प्रॉपर्टी को, वो जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सबऑर्डिनेट है, जिस ऑफिसर ने वो सीज की थी उस प्रॉपर्टी को, तो वो इंचार्ज है जो एसएचओ है पुलिस स्टेशन का, उसको ट्रांसफर कर देगा वो सभी प्रॉपर्टी जो सीज की गई थी। और वो जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी उस जो ऑफिसर एसएचओ का उसके पास रखी जाएगी। क्लोज 2 में ये बात की गई है। और जो क्लोज 3 है, क्लोज 3 में बात की गई है एवरी पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1, जो जैसे कि हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो सीज कर सकता है अगर उसको सस्पेक्टेड है वो प्रॉपर्टी एक स्टोलन प्रॉपर्टी है, और जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसका किसी ऑफेंस में कमिट किया गया था कोई ऑफेंस, तो शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिशन एंड वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड इज सच दैट इट कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट। तो जो वहां पर वो चीजें मिली है सीजर के दौरान जो सीज की गई थी प्रॉपर्टी, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी, और जो वो प्रॉपर्टी है लिस्ट प्रिपेयर करेगी, और जो वो सीज की गई थी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देगी जुडिशन, जो जिस जुडिशन में वो मजिस्ट्रेट आता है उसके पास। कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट। इसमें एक बात और की गई, कन्वीनियंटली जो कन्वेंट नहीं की जा सकती है कोर्ट से, ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती है कोर्ट के पास, जो कि क्यों नहीं की जा सकती है उसके पास, उसको ब्रैकेट में डाला गया है। देयर इज डिफिकल्टी टू इन अनसिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर किसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिंग प्रॉपर, मतलब कि उसकी कस्टडी में जो प्रॉपर्टी रखी जाती है वो डिफिकल्टी हो रही है उसके सिक्योरिंग में, कस्टडी में रखने की बजाय वो किसी और पर्सन के पास उसको कस्टडी में रख देगी, वो हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या है। और इसमें एक और रीजन है कि वो कोर्ट के पास क्यों नहीं कन्वीनियंट करेगी, उसको ट्रांसफर नहीं करेगी। और वेयर द कंटिन्यूड रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन पुलिस कस्टडी मे नॉट बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जो पुलिस कस्टडी में जो प्रॉपर्टी है जो सीज की गई थी, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में कोई जरूरी नहीं है, कोई पर्पज नहीं है उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस सीज की गई प्रॉपर्टी के बिना भी इन्वेस्टिगेशन चल सकती है, तो वह कोर्ट में ट्रांसफर नहीं करेगी उस जो सीज की गई प्रॉपर्टी है उसको। तो उस प्रॉपर्टी का किया जाएगा आगे बताया गया है। ही मे गिव कस्टडी देयर ऑफ टू एनी पर्सन, तो वो किसी और पर्सन की कस्टडी में रख देगी उस जो वो प्रॉपर्टी वहां पर उसको सीज की गई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था कि वो जरूरी है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उसके प्रॉपर सिक्योरिंग नहीं है वो वहां पर पुलिस कस्टडी में, तो वो किसी पर्सन को कस्टडी में दे देगी। ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड, तो वो एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगी तब जाकर वो किसी पर्सन की कस्टडी में देगी। एज अ सिक्योरिटी पर्पज बॉन्ड लिए जाएंगे उससे। अंडरटेकिंग टू प्रोड्यूस द प्रॉपर्टी,
ताकि वो टाइम टू टाइम वो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस करे। अगर कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी को जो सीज की गई थी उसकी जरूरत है कोर्ट में, तो वो प्रोड्यूस करेगा वह पर्सन जिससे बॉन्ड लिए गए थे। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने पेश करेगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड टू गिव इफेक्ट टू द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट एज पर डिस्पोजल ऑफ द केस सेम। तो अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर रहता है, फर्दर ऑर्डर आता है, तो उस बेस पर भी वह जिस पर्सन के पास वो प्रॉपर्टी रखी गई थी फॉरफिट के मतलब कि उसको एज अ सिक्योरिटी पर्पज या फिर उस पर्सन को दिए गए थे एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड के बाद, तो वह पर्सन उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखेगा। अगर जब तक कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक वह प्रॉपर्टी अपने पास उसके पास ही रखी जाएगी। तो ये इसमें एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। जैसे कि सबसेक्शन 1 में सीज की गई थी कोई प्रॉपर्टी, अगर वो नेचुरल डिके है मतलब कि जल्दी खराब होने वाली प्रॉपर्टी है, तो एंड इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन और एब्सेंट, और उस जो वो प्रॉपर्टी है वो किसी के पोजीशन में नहीं थी, वो अननोन है, या फिर वो वहां पर उस प्रॉपर्टी का जो मालिक था वो एब्सेंट है, वो वहां पर नहीं है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसकी वैल्यू है इज लेस देन 500 रुपीज, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको ऑक्शन में बेच देगी, उसको सेल कर देगी। सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि ऑर्डर दिए जाएंगे एसपी के द्वारा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा, तब जाकर उसको ऑक्शन में सोल्ड कर दिया जाएगा। ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 457 एंड 458 प्रोविजन दिए गए हैं 457 के अंडर, और जो 458 है उसके अंडर ये प्रोविजन बताया गया है एज नियरली एज मे प्रैक्टिकल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड ऑफ द सेल। को सेल के दौरान कोई नेट प्रोसीड मिलता है वो कोर्ट के पास जब्त कर लिए जाएंगे, जो भी वहां पर सेल के बाद वो जो प्रॉफिट मिलता है। सेक्शन 102 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं 103 में 103 में बात की गई है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस, मतलब कि मजिस्ट्रेट अपनी प्रेजेंस में कोई सर्च करा सकता है किसी भी प्लेस की, मतलब कि एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच इज कम्पिटेंट टू इशू है सर्च वारंट। जो मजिस्ट्रेट कम्पिटेंट है कि वो सर्च करा सकता है अपनी प्रेजेंस में, तो वो अपनी प्रेजेंस में सर्च करा सकता है किसी भी प्लेस की। सेक्शन 103 में बात की गई है। सेक्शन 104 बताता है पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड, मतलब कि जो कोर्ट है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करके रख सकती है और वो प्रोड्यूस किए जाएंगे कोर्ट के सामने। वो प्रोड्यूस्ड मतलब कि इम्पाउंड का मतलब होता है कि लीगली पोजेशन लिया जाता है बाय द कोर्ट। एनी कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को लगता है इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की या फिर किसी अदर थिंग प्रोड्यूस करने हैं बिफोर इट अंडर दिस कोड, इसी कोड के अंडर प्रोड्यूस करने हैं उस डॉक्यूमेंट को जो इम्पाउंड किए गए हैं, तो वो कोर्ट के पास रखे जाएंगे, वो लीगली पोजेशन आ जाएगा कोर्ट के पास। जो बातें अपने लास्ट सेक्शन में जो कि हमारा 105 है, इसके बाद हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 105 में बात की गई है वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स hereinafter in this section referred to as the said territories desires that, मतलब कि इसमें बात की गई है जहां पर कोर्ट की टेरिटरीज में ये कोड अप्लाई होता है, एक्सटेंड है वहां तक, तो वो किस तरह से सर्च, और जो इसमें बात की गई है कि वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको सम्मन, और जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, सर्च वारंट है, या उसको पर्सन को प्रोड्यूस करने कोई भी थिंग या फिर डॉक्यूमेंट, तो वो कैसे करेगी, या फिर किसी अदर जुडिक्शन में है जो कि इंडिया में ही आती है वो टेरिटरी, लेकिन वो वहां तक सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है, या फिर किसी आउटसाइड द इंडिया, किसी यानी कंट्री में, किसी अदर कंट्री में वहां पर सर्च वारंट या फिर सम्मन या एग्जीक्यूशन कराने वारंट का, तो वो कैसे होगा। तो इसमें बात की गई है जो इसमें ABCD, इसमें बात की गई है ए सम्मन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, किसी को सम्मन कराना है एक्यूज पर्सन को, ए वारंट ऑफ द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज पर्सन, किसी पर्सन के एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट कराना है, ए सम्मन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग टू प्रोड्यूस, किसी पर्सन को सम्मन कराना है ताकि वो अटेंड हो कोर्ट में और प्रोड्यूस करे डॉक्यूमेंट को, जो अदर थिंग है जो उसको प्रोड्यूस करनी है। और जो डी पार्ट है इसमें ए सर्च वारंट, कोई सर्च वारंट इशू कराना है, कहाँ पर कराना है, इशू बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूट टू एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर वो करवाना है एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट कराना है वो विद इन इंडिया है, जो जहां तक सीआरपीसी अप्लाई होती है। तो इसमें फर्स्ट क्लोज है, सब क्लोज फर्स्ट है, विद इन द लोकल जुडिशन ऑफ ए कोर्ट इन
एनी स्टेट और या इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, मतलब कि इसमें जो लोकल जुडिक्शन है कोर्ट की, इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, मतलब कि जो टेरिटरी है इंडिया की लेकिन वो आउटसाइड जा रही है सीआरपीसी के, मतलब कि सीआरपीसी के अंडर नहीं आता है वह एरिया और जो स्टेट है, तो वहां पर वो जो वारंट है वो कैसे इशू कराना है, जो सम्मन है वो कैसे इशू कराना है। इट मे बी सेंड सच सम्मन और वारंट इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट और अदरवाइज, तो वहां पर उस एरिया में जो स्टेट है जहां पर वो वह सीआरपी से अप्लाई नहीं होती है, तो वहां पर बाय सम्मन और जो वो वारंट भेजा जा रहा है वो डुप्लीकेट उसकी कॉपी भेजी जाएगी बाय पोस्ट और अदरवाइज, या अदरवाइज में क्या आएगा, टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूट, जो वहां का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उस कोर्ट को दी जाती है ताकि वो सर्व कराए और जो एग्जीक्यूट कराए उस वारंट को, जो और जो सम्मन है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए। एंड वेयर एनी समन्स रेफर टू इन क्लोज ए और सी, जैसे कि हमने क्लोज ए और सी में पढ़ा था, हैव बीन सो सर्व्ड, अगर वो सर्व्ड हो चुके हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 68 शैल अप्लाई, जैसे कि हमने सेक्शन 68 में सेक्शन पढ़ा था, उसमें क्या था, किसी आउटसाइड जो अगर किसी आउटसाइड जुडिक्शन में सर्व किया जा रहा है वारंट और जो सम्मन है, तो वहां का जो सम्मन ऑफिसर होगा, जो मतलब कि जो सम्मन करा रहा है उसको एग्जीक्यूट करा रहा है, वो मतलब कि एक एफिडेविट तैयार करेगा, जैसा 68 में सेक्शन में हमने पढ़ा था, वो एक एफिडेविट कहां पर देगा, उस कोर्ट में देगा जहां से वो वारंट और जो सम्मन इशू हुए हैं। इफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू whom it is sent were a magistrate in the sent territories, जो उस कोर्ट का जो उस टेरिटरी का जो मजिस्ट्रेट है उसको सेंड कर दिए जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट क्लोज है। इसका सेकंड क्लोज है, इन एनी टेरिटरी और प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर किसी कंट्री या फिर आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अरेंजमेंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी अदर कंट्री में या फिर आउटसाइड द इंडिया कोई वारंट और सम्मन दिया जा रहा है, तो क्या होगा, विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस ऑफ फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ समन इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स, और वो एग्जीक्यूट कराना है समन और वारंट, तो वो कैसे किया जाएगा, अगर जो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, जो समन और वारंट है वो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड हर इन आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर टू एज कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब ये है कि जिस स्टेट के बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है कि वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे किस कोई सम्मन और जो वारंट है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वहीं पर ये वारंट और सम्मन एग्जीक्यूट किए जाएंगे। इट में सेंड सच समन और वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म, तो वो जो वारंट और जो सम्मन है वो डुप्लीकेट फॉर्म में, जो डुप्लीकेट कॉपी होती है उनको डायरेक्ट उनको सेंड कर दिया जाएगा बाय पोस्ट या फिर अदरवाइज डायरेक्ट टू सच कोर्ट जज ऑन मजिस्ट्रेट एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई किया गया है कि वो किस तरह से उसको डायरेक्ट किया जाएगा जज और मजिस्ट्रेट को। तो ये क्लोज 2 था, इसमें सिर्फ ये सिंपल सी बात की गई है कि अदर कंट्री में एग्जीक्यूट का, अदर कंट्री से अगर कोई यहाँ पर वारंट और सम्मन आते हैं या फिर अदर कंट्री में जाते हैं तो फिर एग्जीक्यूट कराना है सम्मन और वारंट को। इसका हमारा फर्स्ट क्लोज हो गया। अब आते हैं सब क्लोज 2 में, वेयर अ वारंट इन दिस सेट टेरिटरीज हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन, अगर जो वेयर अ कोर्ट इन सेट टेरिटरी, जो टेरिटरीज के अंदर जो कोर्ट है उसको रिसीव्ड होते हैं सर्विस और एग्जीक्यूशन के लिए कोई सम्मन और वारंट, जैसे कि इसमें ए से डी तक बात की गई है। ए सम्मन टू एन एक्यूज्ड पर्सन, किसी एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन किए गए हैं। ए वारंट ऑफ फॉर द अरेस्ट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन, किसी के अगेंस्ट वारंट ऑफ अरेस्ट है किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, या फिर किसी पर्सन को, किसी एनी पर्सन को सम्मन किया गया है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए या फिर कोई अदर थिंग कोर्ट में प्रोड्यूस करानी है, वो जो डॉक्यूमेंट है और जो अदर थिंग है, या फिर किसी को सर्च वारंट इशू किया गया और वो रिसीव्ड होते हैं इन इंडिया की टेरिटरी में कोई सर्विस और एग्जीक्यूशन कराने के लिए समन और वारंट को, तो और वो इशू किसके द्वारा की गई है, एक कोर्ट इन एनी स्टेट और इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरी, जो इंडिया की आउटसाइड द टेरिटरी होती है, जो कोई फॉरेन कंट्री, ठीक है, या फिर जो आउटसाइड इंडिया है जो टेरिटरी, द्वारा ये वारंट और समन्स एग्जीक्यूट कराने के लिए यहाँ पर इंडिया में सेंड किए गए हैं।
और जो बी सेकंड क्लोज है इसका, ए कोर्ट जज ऑन स्टेट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। और जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, ए कोर्ट जज ऑन स्टेट के मतलब कि ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकें कोई एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो संबंध और वारंट से रिलेटेड है, तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के बीच में ही हो सकते हैं। इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड as if it were a summon or warrant received by it from another court in the said territories for service or execution within its local jurisdiction and where, अगर किसी अदर कंट्री से कोर्ट में कोई सर्विस और एग्जीक्यूशन के लिए कोई वारंट और कोई सम्मन आया है तो फिर वो एग्जीक्यूट कराएगा वो कोर्ट। कैसे? जैसे कि हमने अपने पिछले प्रोसीजर में पढ़ा था, उसी तरह से सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ए वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। वारंट ऑफ अरेस्ट है, वारंट ऑफ अरेस्ट होने के बाद जो पर्सन है उसको अरेस्ट करने के बाद सो फार एज पॉसिबल बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 80 एंड 81। जैसे कि सेक्शन 80 और 81 में हमने पढ़ा था कि वो प्रोड्यूस, जैसे कि वह पर्सन मिल जाता है तो वो उस कोर्ट को सेंड कर दिया जाता है जिस कोर्ट ने वह ऑर्डर दिया था कि एग्जीक्यूशन और वारंट से रिलेटेड, तो उस पर्सन को वहां पर भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट ने वह डायरेक्शन दी थी किसी और मजिस्ट्रेट की जो जुडिक्शन में आती है थी। तो अगर उस कोर्ट को ये लगता है कि वह एक बेलेबल ऑफेंस है तो वो उसको बेल देकर भी छोड़ सकती है, उसको रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे उस कोर्ट को। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ए सर्च वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, अगर कोई सर्च वारंट एग्जीक्यूट कराना है, द थिंग फाउंड इन द सर्च शैल, अगर वहां उस प्लेस से कोई थिंग्स मिलती हैं, कोई जो वहां पर आर्टिकल्स है वो मौजूद है वो मिलते हैं, सो फार एज में भी पॉसिबल बी डील्ड विद अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 101। जैसे कि हमने 101 में पढ़ा था, जो भी वहां पर सर्च वारंट के दौरान कोई थिंग्स और या आर्टिकल मिलते हैं तो वो उसको जब्त करने के बाद उस कोर्ट को सेंड कर दिया जाएगा जिस कोर्ट ने वह ऑर्डर दिया था जो इशू और वारंट से रिलेटेड, मतलब कि जो वारंट था और जो सम्मन था उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उस कोर्ट को सेंड कर दिया जाएगा सेक्शन 101 के प्रोविजन के थ्रू। उसके बाद एक प्रोवाइजो होता है, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर ए समन और सर्च वारंट रिसीव फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, अगर कोई समन और वारंट जो सर्च वारंट है वो रिसीव किया जाता है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, तो स्टेट हैज बीन एग्जीक्यूट, तो वो स्टेट जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है वो एग्जीक्यूट कराएगी। द डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड और थिंग फाउंड इन सर्च शैल बी फॉरवर्ड टू द कोर्ट इशूइंग द समन्स टू सर्च वारंट थ्रू सर्च अथॉरिटी एज अ स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। जैसे कि हमने पढ़ा था वो इस प्रोविजन में यही बात की गई है, जो वहाँ पर सर्च वारंट करने के बाद वहाँ पर जो थिंग्स और जो आर्टिकल्स मिलते हैं, जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, वो उस कोर्ट को ट्रांसमिट कर दी जाएगी जिस कोर्ट ने वह ऑर्डर दिया था सर्च और वारंट से रिलेटेड। तो ये हमारा सेक्शन 105 भी कंप्लीट हो गया है, हमारा चैप्टर 7 फुल कंप्लीट हो गया। अगर जिसने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी सीआरपीसी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए यही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हम चैप्टर 7A के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।